बता रही थी। मैं इसको कंप्लीट वही बता रही हूँ कि दिस आर द थिंग्स जिसको कंप्लीट करना जरूरी है। उसके बाद व्हाट यू विल गेट इज, फिर हम लोगों को जो डिस्कस करना है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो दैट आई विल डिस्कस विथ यू टुमारो। मंडे भी आप लोगों की क्लास है ना मॉर्निंग में, तो वो कर देती हूँ। टिल देन जो एडवर्स रिएक्शंस है वो पढ़ लीजिए। इंडिकेशंस मैंने आपको कल बताया था, दैट आई विल रिपीट इट अगेन। एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट आर द टाइप्स, वो मैं बता रही थी। वेयर वर वी, कहाँ पर थे हम लोग? लेंटिन पे थे। लेंटिन इंसुलिन क्या होता है कि बफर्ड वाटर सॉल्यूशन में इज मॉडिफाइड बाय द एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग किस चीज का एडिशन कर देते हैं? जिंक क्लोराइड का एडिशन कर देते हैं, ठीक है। गॉट इट? एम आई शेयरिंग माई स्क्रीन में? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। अच्छा, नहीं हो रही है, वेट। अभी ठीक है, क्लियर है, शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है। तो सस्पेंशन वही होगा कि इसमें हमारा जिंक आपका क्या रहता है, मिला हुआ रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सिमिलेंटे में क्या होता है कि दिस इंसुलिन जिंक सस्पेंशन इज इक्विवेलेंट टू अ मिक्सचर ऑफ 30% ऑफ प्रॉम्प्ट इंसुलिन जिंक कॉल्ड सिमिलेंटे। तो इसमें जो मिक्सचर होंगे सिमिलेंटे में कितने होते हैं? जो मिक्सचर होता है वो 30% ऑफ जिंक होगा। ओके, क्लियर हो गया? और अल्ट्रालेंटे जो आप देख रहे हैं, जो लिखा हुआ होगा ह्यूमन इंसुलिन में, तो अल्ट्रालेंटी में जो होता है वो 70% ऑफ किया होता है आपको एक्सटेंडेड इंसुलिन ऑफ जिंक होता है। तो जो इंसुलिन एक्वा सोल्यूशन जो इंसुलिन का होगा वो कितना होता है? 70% होता है। क्लियर? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अल्ट्रालेंटी, ठीक है। सेमी का भी आपको पता चल गया। लेंटे इंसुलिन इज अ सस्पेंशन ऑफ इंसुलिन इन बफर्ड वाटर। बफर वाटर वो बता दिया, जो पीएच वैल्यू उसका माइल्ड एसिड या बेस अगर हम लोग डालते हैं तो वो अगर चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बफर बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे कि बफर एंड इज मॉडिफाइड इन द एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का क्या होगा फॉर्मूला? ZnCl2। ZnCl2। ओके, वेरी गुड। नाउ दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट इज आवर ओके, आइसोफेन। व्हाट इज दिस रिटन? आइसो रेगुलर तो आपको समझ में आ गया कि रेगुलर किसको बोलते हैं, ठीक है। लेंटे भी, नाउ इट इज क्लियर टू यू कि लेंटे किसको बोलते हैं, अल्ट्रा लेंटे भी किसको बोलते हैं, और आइसोफेन्स। नाउ व्हाट इज आइसोफेन्स? अभी लिस्प्रो भी मैंने आपको बता दिया कि लिस्प्रो किसको बोलेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एस्पार्ट एंड ग्लेरगिन। ओके, तो सी आइसोफेन इज इंसुलिन और एनपीएच आइसोफेन भी बोलते हैं, यानी तो उसको हम लोग एनपीएच भी बोलते हैं। एनपीएच इज योर न्यूट्रल प्रोटामीन हेडिडॉन। ओके, जैसे ह्यूमन मेड फ्रॉम इंसुलिन, ये भी ह्यूमन मेड इंसुलिन होता है। इज अ क्रिस्टलिन सस्पेंशन ऑफ इंसुलिन प्रोटामाइन एंड जिंक इन अ बफर्ड एक्वस सोल्यूशन। इसमें जो मिला हुआ रहेगा वो क्रिस्टलिन सोल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इसमें क्या मिला रहता है? प्रोटामीन मिला रहेगा एंड जिंक। तो प्रोटामीन भी मिला रहेगा और क्या साथ में मिला हुआ रहेगा? जिंक। समझ गया? क्लियर हो गया? दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज आइसोफेन। ओके, क्लियर? या एनपीएच। तो जब भी एनपीएच की बात होगी तो यू जस्ट रिमेंबर कि वो वैसा सॉल्यूशन क्रिस्टलिन सस्पेंशन है ऑफ इंसुलिन जिसमें प्रोटामीन और जिंक दोनों मिले हुए होंगे। क्लियर है? इन अ बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन। ओके, गॉट इट? यस मैम। समझिए कि एक बार मैं फिर से पढ़ दूं? सद्दाम, आप ही को बार बार सुनाई नहीं देता, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम्स होती है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ओके, ठीक है, आई एम मूविंग ऑन नाउ, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्रिस्टलिन किसको बोलते हैं वो आपको पता है ना, कि क्रिस्टलिन सस्पेंशन किसको बोलेंगे? दिस इज क्लियर टू यू कि क्रिस्टलिन सस्पेंशन किसको बोलेंगे? नो सी, प्रोटामीन क्या है? प्रोटामीन इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ये भी क्या है? एक बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? एक फिश प्रोटीन है, ओके, विच इज यूज्ड इन द ये एसेंशियल फॉर स्पर्म हेड कंडेंसेशन। तो स्पर्म का हेड जब कंडेंसेशन होता है तब ये प्रोटामीन यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ फिश प्रोटीन। तो किस में पाया जाता है? ये फिश में पाया जाता है, ठीक है।
तो प्रोटामिन जिंक सोल्यूशन में क्या होगा कि फिश प्रोटीन होगा और उसमें क्या हम लोग रेगुलर ये ह्यूमन इंसुलिन उसमें ऐड करेंगे। तो जिंक क्यों ऐड किया जाता है? बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन में, इंसुलिन के कॉम्बिनेशन में इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन जो हो वो डिले हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंसुलिन यूज ही क्यों करते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक सिचुएशन में यूज करते हैं। जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा तभी हम लोग इंसुलिन यूज करेंगे। बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि शुगर लेवल डाउन हो। तो जब स्लो एब्जॉर्प्शन होगा इस चीज का, इंसुलिन मेडिसिन का, तो उसकी एफिकेसी क्या होगी? बढ़ेगी कि या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Okay, now where this comes is insulin aspart. Insulin aspart is also a manufactured insulin जो कि ह्यूमन इंसुलिन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हुआ है, ठीक है। वेयर सिंगल एमिनो एसिड हैज बीन चेंज्ड, तो जहाँ पे जो इसमें जैसे कि हम लोग लिस्प्रो में पढ़ रहे थे कि 2 चेंजेस आ रहे थे 28 एंड 29 बी चेन पर, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ सिंगल एमिनो एसिड ही चेंज होता है। क्लियर हो गया? और स्पेसिफिकली इसमें हम लोग कौन सा एमिनो एसिड चेंज करते हैं? वो होता है प्रोलीन। गॉट इट? विथ एस्पेरेटिक एसिड इन B28 पोजीशन। तो B28 पोजीशन में जो हम लोग चेंज करते हैं वो एस्पिरेटिक एसिड में होता है। एस्पिरेटिक एसिड किसको बोलते हैं? एस्पिरेटिक एसिड पता है आप लोगों को? इट इज ऑल्सो अ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड है वो एक इन ह्यूमंस विच प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ अदर एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इंसुलिन एस्पिरेट जो होता है, एस्पार्ट्स जो होता है, वो एस्पिरेटिक एसिड B28 के जब हम लोग एक्वस सोल्यूशन में उसको चेन में डालते हैं तो सिर्फ प्रोलीन चेंज होता है, ठीक है। जो भी जो एमिनो एसिड चेंज होगा वो प्रोलीन चेंज होगा। ओके, गॉट इट? लिस्प्रो में कौन कौन सी चीजें चेंज हो रही थी? प्रोलीन और लाइसिन। ओके, वेरी गुड। तो इफ यू आर जस्ट फौरन आंसर करने के बाद मतलब ये होता है कि यू आर जस्ट राइटिंग डाउन और आप थोड़ा मतलब अलर्ट हैं एंड यू आर लिसनिंग प्रॉपरली। बाकी लोग मुझे लगता है ना कि वो बिजी डेस्क जो होता है ना, कंपोज वम्पोज खा के बैठ जाते हैं। ओके, हाँ बता दिए, बहुत लोग हैं जो बता दिए। मेरा बेटा पूछ रहा है कि क्लासमेट का किसी ने वो बताया। मैंने बोला बहुत लोगों ने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि इंसुलिन एस्पार्ट किसको बोलते हैं? क्लियर? नाउ कम्स ऑन द इंसुलिन ग्लार्गिन। तो इंसुलिन ग्लार्गिन क्या है? इसको हम लोग लेंटस भी बोलते हैं। ओके, ट्रेड में इंसुलिन का जो वो ट्रेड ये है, ट्रेड नेम है उसका लेंटस नाम है। क्लियर है? लेंटस इज कंसिस्ट ऑफ इंसुलिन गार्गिलिन डिसॉल्व्ड इन द क्लियर एक्वस फ्लूइड। तो लेंटस सब होता है जब उसमें इंसुलिन गार्गिलिन प्रेजेंट होगा। ओके, मैन मेड इंसुलिन वर्क बाय प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो इट इज अ मैन मेड इंसुलिन। ओके, और इंसुलिन डेटिमर भी जो है वो भी एक मैन मेड इंसुलिन है आपका, ठीक है। इट वर्क्स बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो दोनों ही लोअरिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज करते हैं। जो ह्यूमन इंसुलिन जो होते हैं उसको वो पूरे के पूरे को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम लोग किसी को इंसुलिन गार्गिन दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपका अपना मैकेनिज्म होता है इंसुलिन जो होती है वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है ना। क्लियर हो गया आपको ये चीज? मिक्सचर्स now see what is this? These are the tables. Okay, you can see, if you can see the table, ये सारे लॉन्ग Now you can see the based on the preparations. आपने देख लिया कि कौन कौन से preparations होते हैं, कौन कौन सा type होता है. Now it is clear to you. If you can see the chart, so it is easily available कि ultra shorts कौन कौन होते हैं, short actings होते हैं, intermediate actings होते हैं, long actings होते हैं और ultra long actings भी होते हैं, ठीक है। तो कोई कोई 5 होते हैं, लेकिन कोई कोई बुक्स जो होते हैं वो आपको 3-4 जुमरे में ग्रुप्स में इसको बांट देते हैं। तो इट्स नेवर लाइक कि जो कल मुझसे शगुफ्ता ही पूछ रही थी कि विच बुक इज बेस्ट फॉर स्टडिंग मॉडर्न मेडिसिन। तो आई सेड कि अगर मैं जो अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करती हूँ, इट्स नेवर ओनली आई डिपेंड ऑन वन बुक। मैं कभी सिंगल सोर्स पर डिपेंड नहीं करती हूँ, 2-3 बुक को ही मैं रिलाई करके उसके बाद आई मेक माई ओन लेक्चर्स, ठीक है। तो टाइप क्या है इंसुलिन रिस्प्रो का? देखिए ऑनसेट कितना होता है, ये सिर्फ 15 मिनट का ही होता है। इन आवर्स लिखा हुआ है तो 15 मिनट है।
या फिर 25 मिनट ही है, और पीक आवर क्या होता है जब वो पीक पे कब जाता है, मिनट आधे घंटे से लेके 2 घंटे के अंदर अंदर, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है 2 to 6 होगा। शॉर्ट एक्टिंग्स का ऑल्सो यू कैन सी रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन जो होता है, क्रिस्टलिन जो होता है वो कितना है, वो एक ऑनसेट उसका 1 घंटा है मैक्सिमम, and peak hour is 2 to 4 maximum, and duration of action is 6 to 8. Intermediate action insulin is way tumor. I'm talking. What happened? So intermediate acting insulin is NPH. NPH आपको बोले थे कि isofens होते हैं. You now understand कि what is isofens. अब हम लोगों को clear है. ये 1 to 2 hours होगा, 6 to 12 hours peak hour होगा. And I don't need to read the table again and again. You can see. Okay, long acting का है, ultra-dated and protamine है. प्रोटामीन जिंक है। प्रोटामीन तो आपको पता चल गया कि इट इज अ फिश प्रोटीन, और उसमें साथ साथ जिंक लगा हुआ है, जिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोटामीन, सॉरी प्रोटामीन जिंक। दिस इज द डिस्टर्बेंस। वेबएक्स में ये नहीं होता है, वो ऑटो कनेक्टेड होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऑनसेट होता है, पीक इफेक्ट होता है, और ड्यूरेशन आवर्स इज 24 to 36। ओके, ठीक है। नाउ कम्स गार्गलिन है, इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग है 2 to 5 hours, 5 to 24 hours and 20 to 24 है। तो इसीलिए जो जितने सारे डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेट, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओबेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंसुलिन प्रॉब्लम्स, ठीक है, टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डायबिटीज द पेशेंट इज हैविंग, यू नीड टू रिकमेंड दिस मेडिसिन। ओके, एक ही पेशेंट को आप सारे मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। ये चीजें ना पेशेंट को क्या, जैसे आईयूसीडीज में मैंने बताया था, बार्बिचुरेट्स में मैंने बताया था, और फिर अभी भी मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ये प्रिंसिपल फॉर्मूला है, इट इज अ प्रिंसिपल थिंग कि यू नीड टू नो कि सभी चीजों को एक चीज से हम हैंडल नहीं कर सकते। यानी से अभी मैंने आपको बताया कि सारी चीजें जो होती है ना, वो कंडीशन पे पेशेंट के भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम लोग इंसान है, वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वी आर मेड अप ऑफ द सेम थिंग्स, बट हमारे फिजियोलॉजिकल जो भी हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो दूसरों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए यू नीड टू सी कि आपका पेशेंट कैसा है। सबसे पहली बात कि आपको पेशेंट को असेस करना होता है कि इसको कौन सी थेरेपी जाएगी, या कौन सा इसको ड्रग, मोड ऑफ ड्रग हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं? ओके, तो धीरे से बोली शगुफ्ता, भूख लग गई ना, इट्स नॉट द टाइम ऑफ द क्लास। ऐसे आप लोग 3-3 बजे तक क्लास करते हैं तो ठीक रहती है एनर्जी। नो मैम, ठीक है। अच्छा, ठीक है। नसीब ये हम लोग बता दिए। अब एक और चीज है कन्वेंशनल का, ये है डिसएडवांटेज है, दैट आई विल टेल यू कि उसका क्या डिसएडवांटेजेस है एंड डोजेज है, देन आई लीव द क्लास। ओके, ओके। तो कन्वेंशन का डिसएडवांटेजेस हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली ना। तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं कि दे आर एलर्जेनिक बिकॉज ऑफ देयर इम्प्यूरिटीज एंड देयर एनिमल सोर्स, क्योंकि ये एनिमल सोर्स से आते हैं तो इम्प्यूरिटीज इसकी टोटल क्लीन नहीं हो पाती है, 0.1% इसका इम्प्यूरिटीज रह जाता है, दैट इज वाई दे कैन कॉज एलर्जीज। ओके, क्लियर। एंड दे आर नॉट वेरी स्टेबल। तो ये क्या होते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते जितने भी कन्वेंशनल होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी उधर। ओके, और हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन जो होते हैं उनका क्या ये होता है, एडवांटेजेस होता है कि दे आर लेस एंटीजेनिक। ये लोग क्या होते हैं, एंटीजेनिक लेस होते हैं। एंटीजेनिक तो आपको पता है ना, एंड इट इज मोर स्टेबल, लेस चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस, उसका चांसेस रेजिस्टेंस का कम होता है, एंड लेसर चांसेस ऑफ लिपिडोडिस्ट्रॉफी। वो मैं बता दूंगी लिपिडोडिस्ट्रॉफी किसको बोलते हैं, दैट कम्स इन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। ओके, तो हाईली प्यूरिफाइड में आपका मोस्टली कौन सी चीजें आएंगी, जेल फिल्ट्रेशन से हम लोग हाईली प्यूरिफाइड ये करते हैं। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि हाईली प्यूरिफाइड कौन सा ये है, सिंगल पीक जितना भी आएगा इंसुलिन जो होगा वो हाईली प्यूरिफाइड होते हैं, मोनो कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी हाईली प्यूरिफाइड होते हैं, ठीक है। क्लियर। नाउ कम अपन द डोज। डोज कैसे हम लोग देते हैं, ठीक है। तो सी इन द, अगर ओबीस पेशेंट होता है तो उसका डोज हम लोगों का डिफरेंट होता है,
द पेशेंट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन वेरीज फ्रॉम 0.2 to 1 यूनिट पर केजी। मतलब पेशेंट का जितना बॉडी वेट होगा पर केजी उसका इंसुलिन का डोज जो होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट इज हायर इन ओबीज, जो लोग ओबीज होते हैं उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो हाई होगा, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं इंसुलिन रिक्वायरमेंट उनकी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, उनके 0.2 से लेके 1.6 यूनिट तक पर केजी पर डे उनकी रिक्वायरमेंट ये क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। ओके, गॉट इट। ठीक है, क्लियर है। नाउ कम ऑन द इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी क्या है? Insulin therapy is the main drug for all the patients with type 1 diabetes mellitus. For the patient with type 2 diabetes mellitus who are not in control by the diet or oral anti-diabetic drugs, जो भी ओरल डायबिटिक ड्रग्स से अगर हम लोग नहीं ठीक कर पा रहे टाइप 2 को, तब भी हम लोग उनको इंसुलिन देते हैं। या देखा होगा पेशेंट को टाइप 2 के जो डायबिटीज वाले होते हैं वो खाते 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 जब डायबिटीज की दवा उन पे असर नहीं करती है या रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है, तो फिर हम लोग किस चीज पे स्विच कर जाते हैं? फाइनली टाइप 2 में भी फिर हम लोग फाइनली इंसुलिन पे स्विच कर जाते हैं, करते हैं या नहीं? किसी को ऑब्जर्व किया है कि नहीं आसपास आपके पेशेंट वैसे जो दवा पे थे और उसके बाद वो इंसुलिन पे शिफ्ट करके क्योंकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो था वो नॉर्मल नहीं आ रहा था? यस मैम, देखें। कि देखिए ना, तो दिस इज ओनली नथिंग न्यू आई एम टेलिंग अबाउट यू दिस। इंसुलिन डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन डिजीज जो कि हम लोग देखते भी हैं बट हम लोगों ने कभी इतना ऑब्जर्व किया नहीं होगा। बट नाउ यू आर स्टडिंग एंड यू आर गोइंग थ्रू इट, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, या व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू ऑब्जर्व, ठीक है। अब आप रिलेट कर सकते हैं इन सब चीजों से, क्लियर है। सी तो क्या है इसमें और आगे कि द मेन गोल ऑफ इंसुलिन थेरेपी इज टू मेंटेन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बिटवीन 90 to 120। अगर हम किसी को इंसुलिन दे रहे हैं और उसके बाद 90 to 120 उसका फास्टिंग नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स यू ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर कि आपका ड्रग काम नहीं कर रही है। समझ में आया? आप एक पेशेंट को देके इंसुलिन का अगर वो है मेटफॉर्मिन आपने दे दिया कि लो खाते रहो इसको, तो ये चीज नहीं होती है। ये दीज ऑल थिंग्स नीड रेगुलर, आपका क्या बोलते हैं, रेगुलर ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या कंसल्टेशन। अगर आपने पेशेंट को दवा दिया है, यू नीड टू कॉल हिम आफ्टर 15 डेज या 20 डेज की आप दवा खा के देखिए। 20 डेज के बाद फिर आपको उसका वो फास्टिंग करवाना होगा। फास्टिंग करा के आपको देखना होगा कि आपने जो दवा उसको दी है, जितनी भी टाइप्स की दवा होती है, कोई कोई पायोग्लिटाजोन देते हैं, कोई ग्लिमिप्रेडाइड देते हैं, कोई मेटफॉर्मिन देते हैं, तो बहुत सारी दवा है। तो ये कब काम आ रही है? ये इसका अगर आपका लेवल फास्टिंग लेवल 120 90 to 120 हुआ कि नहीं हुआ? अगर 90 to 120 हो रहा है तो दैट मीन्स योर ड्रग इज रिस्पॉन्डिंग वेल, आपके पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिर ड्रग तो है ही, लेकिन फिर आपको क्या होता है, डाइट थेरेपी देनी होती है। उसके बाद फिर आपको क्या होता है, वॉक होता है, चेंजेस आते हैं जो डायबिटीज का एक चेंजेस होता है। उसके बाद फिर रेगुलर आप बोलते हैं कि आप थोड़े थोड़े देर पे खाइए, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाइए, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक मत कीजिए, एक साथ बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइए। और क्या क्या कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या क्या खाना मना करते हैं डायबिटीज वाले खाने में? मैंगो, राइस, पोटैटोज। पोटैटोज, ये सब मना करते हैं। मीठी चीज खाना मना कर देते हैं, स्वीट पोटैटोज खाना मना कर देते हैं, स्वीट्स खाना मना कर देते हैं, तो लगभग फ्राइड चीज खाना मना कर देते हैं। इन सेंस आप बोलिए कि दुनिया की सारी चीजें मना ही हो जाती हैं, सिवाय वो मुझे लगता है वो सिर्फ खाते हैं थिन अरारोट ब्रिटानिया बिस्किट आप खा सकते हैं, उसके अलावा यू कांट ईट एनीथिंग। हाँ, फाइबर फाइबर हाई रिच फाइबर डाइट खाते हैं। ले सकते हैं, हाँ, फाइबर तो लोग ले सकते हैं ना, फाइबर वाली चीज खा सकते हैं। हाँ, तो फाइबर वाली चीज वही बोल रही हूँ, लेकिन फाइबर वाली चीजें लोग हेल्दी डाइट में खाते कितना है? वी मोर गो ऑन द टेस्ट, ठीक है। अगर हम लोग खाना खाते हैं तो ज्यादा टेस्ट खाते हैं, ज्यादा हेल्दी पे नहीं जाते हैं। जनरली जो लोग ऐसा खाते हैं, मैं तो वैसे ही खाती हूँ, इसलिए मैं अपना बता सकती हूँ क्लियरली। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, जो लोग फिटनेस फ्रीक होंगे, एक है भी शायद आपके ग्रुप में फिटनेस फ्रीक, तो वो खाते होंगे फाइबर वाला डाइट, वो ज्यादा खाते होंगे, या हाई रिच प्रोटीन डाइट जी वो मैम। खाते होंगे, ठीक है। फिटनेस ही फ्रीक होगा जिनका आंसर आया होगा जी मैम। जिम जाते हो तो कीटो डाइट वो ज्यादा खाते हो। हाँ मैम, मैं चेंज योर नेम एज जी यू मैम, ठीक है। ऑफिशियल नाम अपना आपका जो है ना, अच्छा सा नाम जो आपके पेरेंट्स ने रखा होगा वो नाम दे रखिए, तो बुलाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है मैम। ठीक है। और पीपी का कितना होना चाहिए? बिलो 150 होना चाहिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए फास्टिंग में, 90 to 120 के बीच में होना चाहिए, और पीपी का कितना होना चाहिए? 120 to 150 के बीच में होना चाहिए। ओके, गॉट इट? चाहिए।
ना यूनिटेज, वो इंसुलिन जो होता है वो मेजर किस चीज में किया जाता है, यूनिट में किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ऑल इंसुलिन प्रिपरेशंस आर एडमिनिस्ट्रेड बाय और सबक्यूटेनियस रूट, किस रूट से देते हैं हम लोग, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। लेकिन इंसुलिन प्रिपरेशंस आर अवेलेबल इन कंसंट्रेशन ऑफ 100 यूनिट पर ml। तो वो किस कंसंट्रेशन में ये हम लोगों को ये मिलते हैं, यू कैन राइट इट डाउन, इट इज 100 यूनिट पर ml, ओके। और 40 यूनिट पर ml, यानी तो 100 यूनिट पर ml होगा, यानी तो 40 यूनिट पर ml होगा। क्लियर। और रेगुलर इंसुलिन जो है, जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, जो सोल्यूबल इंसुलिन भी कहलाता है, दैट इज अवेलेबल इन 500 यूनिट पर ml। तो ये 500 यूनिट पर ml पे यूज होता है। सिर्फ रेगुलर इंसुलिन ही है जो कि आईवी दिया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जब हो जाएगा, वो कंडीशन अराइज हो जाएगी पेशेंट की, तभी हम लोग आईवी रूट से उसके बाद आपको ये देंगे, ताकि उसका रैपिड एक्शन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। Now split mixed regimen. Split mixed regimen क्या होता है? For better control of diabetes state, split mixed regimen is preferred. Split mix मतलब क्या होता है कि जो डोज देना होता है वो एक बार में सारे डोज हम लोग नहीं देते, उसको स्प्लिट कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि कुछ सुबह में देंगे और कुछ शाम में देंगे। तो स्प्लिट मिक्स्ड में जो आएगा, इसीलिए उसको स्प्लिट बोल रहे हैं और मिक्स्ड बोल रहे हैं। रेजिमेन हो गया कि किसी का भी कोई जो थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं या उसको दवा खिलाने का जो तरीका होगा, उसका रेजिमेन कैसा होगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्प्लिट में होता है 2 इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली बिफोर ब्रेकफास्ट। पहले हम लोग बिफोर ब्रेकफास्ट करते हैं, वो कितना करते हैं, 2/3 होता है। तो जितना हम लोग डोज तय किया है पेशेंट का, डिपेंडिंग अपॉन ग्लूकोज लेवल, तो वही हम लोग ये करते हैं। ठीक है। इस पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कितना होगा, उसी हिसाब से उसका हम लोग डोज तय करेंगे। और जब डोज तय करेंगे, सपोज दैट मान लीजिए किसी को 20 यूनिट्स की जरूरत है या 30 यूनिट्स की जरूरत है, तो 2/3 जो होगा वो हम लोग सुबह में उसको ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले देंगे सबक्यूटेनियस, और रात में खाने से पहले देंगे 1/3 ऑफ द डोज। ठीक है। मॉर्निंग में 2/3 देंगे और नाइट में 1/3 देंगे। क्लियर। ओके। इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन मैंने कल बताया था आपको, आई हैड ऑलरेडी सेड यू, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। इंसुलिन डिपेंडेंट जब टाइप 1 डायबिटीज होगा, टाइप 2 तब जब वहां पे दवा काम करना, असर करना बंद कर देगी। इफ द ड्रग्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन इट विल बी इन टाइप 2, देन डायबिटिक केटोएसिडोसिस। क्लियर। एंड डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज होती है तब हम लोग देते हैं। ओके। क्योंकि डायबिटीज प्रेगनेंसी में पता है क्या होता है कि एक वो मैं आपको ऐसी एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि वो जो बेबी होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैक्रोसोमिक हो जाता है, डायबिटिक बेबी हो जाता है, उसका वेट बहुत ज्यादा गेन कर लेता है। ठीक है। दैट इज द रीजन। और उसका डायबिटीज इज ऑल्सो आपका ये इंडिकेशन फॉर सिजेरियन। याद रखिएगा, डायबिटीज जिसको होता है उसके लिए नॉर्मल के लिए वी शुड नॉट गो फॉर द नॉर्मल, वी शुड ऑलवेज सेलेक्ट फॉर द सिजेरियन सेक्शन। क्लियर। तो स्ट्रेस ऑफ सर्जरी, इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, अगर स्ट्रेस है हमारा तब भी हम लोग यूज करते हैं, इंसुलिन को यूज करते हैं। ठीक है। Now what are the adverse reaction? This is the last part and then we'll end the class. Okay. Tomorrow we'll discuss about diabetic ketoacidosis. Clear? So सबसे पहला adverse effect क्या होगा, क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था रिपीटेडली, और फिर मैं आज भी पूछ रही हूँ और सेम तरीके से ही पूछ रही हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया। वेरी गुड। क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ठीक है। तो क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया इसमें होता है अगर एडवर्स इफेक्ट है या पेशेंट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इंसुलिन खा रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि कोई भी डायबिटीज पेशेंट होते हैं जो अगर दवा पे रहते हैं या ड्रग्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि आप लोग टॉफी रखे। कभी कभी अगर शुगर लेवल लो होता है तो टॉफी वो लोग खा लेते हैं। ठीक है, टू मेंटेन द शुगर लेवल। वो क्यों होता है? ड्रग की वजह से होता है। कभी कभी कोई ड्रग जो होता है वो शुगर लेवल को कुछ ज्यादा ही डाउन कर देता है। ठीक है। ओके। So blood sugar level below 60 is alarming. Okay, that condition will be known as hypoglycemic. Clear है? तो प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, लगातार हम लोग यूज कर रहे होते हैं दवा को, तो उसके बाद भी क्या हाइपोग्लाइसीमिया में हो सकता है पेशेंट। ठीक है। एंड ये क्या बोल रहे हैं कि प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसेमिक में कॉज परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन। हाइपोग्लाइसीमिया कैन अकर इन एनी डायबिटिक पेशेंट, को किसी को भी हो सकता है। मे बी ड्यू टू डिले इन टेकिंग फूड, या खाना खाने से मतलब लेट से खाना आप खा रहे हैं, या टू मच फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो रही है, या एक्स्ट्रा डोज ऑफ आपकी इंसुलिन हो जा रहा है,
तो जैसे ही आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जा रहा है, तो दैट इज द रीजन ना कि एथलीट जब जब दौड़ते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में ग्लूकोज पीते रहते हैं, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? एनीबडी हैव सीन कि जिसका हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम्स क्या क्या होगा? वेट लॉस। वेट लॉस था। नहीं नहीं, वेट लॉस नहीं होगा। शुगर किसी का जब डाउन हो रहा है तो वेट लॉस एक इमीडिएट प्रोसेस है शगुफ्ता। वो तो डायबिटीज का है ना कि किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज और वो पता नहीं चला, तब जाके वो मसल्स वेस्टेज होने लगता है, ठीक है। मसल्स के भी जो भी आपके ये होते हैं क्या, ग्लूकोज जो भी स्टोर्ड होता है वो लॉस होने लगता है, मसल वेस्टेज होता है, वो डायबिटीज में होता है, ठीक है। दैट इज द कंडीशन। लेकिन इमीडिएट कंडीशन क्या होती है, जब किसी का वो डायबिटीज लो, मतलब कि ग्लूकोज लेवल लो होने लगता है, तो इमीडिएट कंडीशन क्या होती है? इमीडिएट चक्कर आना हो सकता है, हेडेक, चक्कर आएगा, हेडेक होगा, और हेडेक, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, ठीक है। इनिशियली क्या क्या होगा उसको, स्वेटिंग होगी, ट्रेमर होने लगेगा, कन्वर्जन्स होंगे, पाल्पिटेशन होगा, एंजाइटी होगी, ऐसा लगेगा उसका दिल मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, हाथ पर काम नहीं करेगा, सुन हो जाएगा। इसीलिए जब भूख लगती है ना, जो कोई डायबिटिक पेशेंट को, तो बहुत बुरी भूख लगती है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल, जो इंसान को भूख लगती है तो वैसे ही लगती है, उसको क्या लगता है कि उसको सलाहियत ही नहीं है कुछ करने की, ठीक है। हाथ पैर उसका स्टॉप्स वर्किंग, मोटर कोऑर्डिनेशन लॉस होने लगता है, लॉस ऑफ सेंसेशंस होने लगते हैं, ठीक है। तो नर्व मोटर, ये जो आपका सेंसरी मोटर्स जो जितने भी ये होते हैं, सेंसेशंस जो होते हैं, वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लगते हैं। क्लियर? टैकीकार्डिया होगा, ओके। और अदर सिम्टम्स क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया में जब पेशेंट जाने लगेगी तो हेडेक होगा, ब्लड विजन्स होगा, आपको क्लियरली दिखने नहीं लगेगा, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, लॉस ऑफ फाइन मोटर स्किल्स भी होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर, कन्वर्जेंस होंगे, और क्या होगा, लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स होगा, देर ये चीजें, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, ठीक है। एंड दैट कैन मे लीड टू कोमा एंड डेथ। फाइनली उसमें क्या हो सकता है कि कोमा भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये फिर हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है तो सबसे पहले, अगर हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका सबसे पहले यू नीड टू डू दैट ब्लड शुगर रैंडम, आपको रैंडमली उसका ब्लड शुगर टेस्ट करना होगा, ये जांच करने के लिए कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है या हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहा है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया में भी कोमा में जाएगा और उसमें भी डेथ होगी, हाइपो में भी कोमा में जाएगा, क्लियर। बट यू नीड टू हैव दैट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसको आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी पड़ती है, ओके। तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो क्या करेंगे, ओरल ग्लूकोज, इफ द पेशेंट इज हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तो 50 ml ऑफ 50% ऑफ ग्लूकोज इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, तो आईवी उसको दिया जाता है, ठीक है। 50 ml ऑफ 50% ऑफ ग्लूकोज, तो 50% ऑफ ग्लूकोज हम लोग दे देते हैं, आईवी देते हैं अगर पेशेंट बेहोश है तो, ठीक है। यानी तो अगर पेशेंट होश में है या बस तो थोड़ी उसकी तबियत बिगड़ने लगी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या, टॉफी खा लीजिए या मीठा पी लीजिए या चीनी का शरबत पी लीजिए, तो वो चीज करते हैं ना। और अगर अनकॉन्शियस हो गया, बहुत ज्यादा अगर उसका लाइफ थ्रेटनिंग अगर सिचुएशन है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, 50 ml ऑफ 50% ऑफ ग्लूकोज उसको आईवी देंगे। समझ में आ गया? तो ग्लूकागॉन 1 mg आईवी भी देते हैं, यानी तो एड्रेनिल भी देते हैं 2 mg, सबक्यूटेनियस 2 mg एड्रेनिल देंगे, यानी तो ग्लूकागॉन 1 mg आईवी देंगे एट द टाइम व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ओके। एलर्जिक रिएक्शंस कभी कभी रेयर होती है, लेकिन होती है। दे मे कॉज लोकल स्किन रिएक्शन, सोलिंग या रेडनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। अगर बार बार एक जगह पे हम लोग इंजेक्शन लेंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे रेडनेस आ जाएगी, यानी तो फिर वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी। दैट इज द रीजन वी नीड टू से द पेशेंट कि आप एक जगह पे इंजेक्शन नहीं लीजिए, कीप ऑन चेंजिंग योर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। तो जहां पे आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंजेक्शन ले रहे हैं, वो अपने साइट को कीप ऑन चेंजिंग, क्लियर है। और माइनर कॉन्टामिनेंट्स भी हो सकते हैं, या ठीक है प्रॉपर्ली हाइजीन में आपने इंजेक्शन नहीं दिया तो कॉन्टामिनेशन भी हो सकता है इसका, ठीक है। another words comes लाइपोडिस्ट्रोफी। लाइपोडिस्ट्रोफी मतलब क्या होता है, यानी तो जो आपका ये आइदर एट्रोफी या हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी मतलब किसी चीज का छोटा हो जाना, टिश्यूज का छोटा हो जाना, और हाइपर मतलब क्या होगा, वहां पे जो जो टिश्यूज है उसका बढ़ जाना, ठीक है। तो ये भी क्यों होता है, ड्यू टू द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, फैट में जो एडिपोज टिश्यू में जो आपका इंजेक्शन जाता है साइड पे जो जाता है, इसके वजह से भी लाइपोडिस्ट्रोफी होती है, ठीक है।
may occur at the site of injection. It may be avoided by purified insulin preparation and changing the injection by rotation. तो जब हम लोग लोकल इंजेक्शन, सबसे पहले तो एडिपोजी टिश्यू में ही वो एब्जॉर्ब करेगा ना, तो वहां पे एब्जॉर्ब करता है, यानी तो बार बार इंसुलिन लेने से क्या होगा, वहां पे हाइपर हो जाएगा या एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है, दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है. दैट इज द रीजन कि हम लोग क्या बोलते हैं कि और टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंडीशन यू नीड टू चेंज द साइट ऑफ इंजेक्शन. ओके, नाउ कम इंसुलिन रेजिस्टेंस. कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है, दवा लेते 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 क्या होता है कि फिर वो काम ही नहीं करता है, ठीक है, रैपिडली ड्यू टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक ट्रॉमा, इन्फेक्शन, सर्जरी एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. तो जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा आपको, या ट्रॉमा है या इन्फेक्शन है, तभी ये इंसुलिन ये जो होता है वो काम नहीं करता है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है. ओके, क्लियर? नो इट इज फिनिश, योर क्लास इज ओवर नाउ. ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिकेशन फॉर इंसुलिन के हम लोग इंडिकेशंस क्या क्या है, कब देंगे, स्प्लिट मिक्स्ड रेजिमेंट किसको बोलते हैं, इंसुलिन थेरेपी किसको बोलते हैं, इंसुलिन प्रिपरेशंस किसको बोलते हैं. क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारी चीजें? डोज कितनी होगी, डिसएडवांटेज क्या है कन्वेंशनल इंसुलिन का, और हाईली प्रिफर्ड इंसुलिन क्या है. क्लियर है? एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंसुलिन, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया. नाउ इट इज क्लियर टू यू. टुमारो बाय 9 o'clock वी विल बी डिस्कसिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ना जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट ताकि मैं रिपोर्ट बना सकूं, क्योंकि आज की क्लास तो काउंट होगी ना. सिर्फ 19 ही पार्टिसिपेंट्स थे, या फर्स्ट टाइम उससे ज्यादा थे? फर्स्ट टाइम आई थिंक सो कि ज्यादा थे, सेकंड टाइम में सिर्फ 19 पार्टिसिपेंट्स थे. First time में 24. यू हैव द स्क्रीनशॉट? किसी के पास स्क्रीनशॉट है? मैम यस, टेल मी. मैम मैंने ऐसे बहुत सारे एथलीट को देखा है कि अपने मसल्स को साइज को बड़ा सद्दाम, दिस इज यू हु इंजेक्ट इज करते हैं स्पीकिंग. इंसुलिन या 10 आयु करके वो लोग अपना एक साइकिल कर रहे हैं इंसुलिन, और वो लोग जो एक्सटर्नल भी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई हेलो. रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन. इतना लंबा बोलते हैं तो थोड़ा पॉज लेके बोला कीजिए, ताकि ये तो समझिए कि सामने वाला कितना सुन रहा है. मैम मैंने ऐसे बहुत सारे मतलब नेक्स्ट लेवल जो बिल्डर होते हैं उनके बारे में स्टडी किया कि वो लोग अपने साइज को मतलब मसल्स को साइज को बड़ा करने के लिए वो लोग इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं 5 आयु या 10 आयु करके. वो लोग का एक साइकिल होता है जिससे वो लोग का मसल्स बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है. तो नॉर्मली जो हमारी बॉडी में जो सिक्रेशन हो रहा है इंसुलिन का, और एक्सटर्नल डालने के बाद उसका क्या साइड इफेक्ट होता है मैम, वो जानना है मुझे. अच्छा, दैट आई विल टेल यू लेटर. ये पूरे क्लास को मैं होल्ड करा के अभी ये आपको सिर्फ क्वेश्चन करूं तो दैट डजंट मेक अ सेंस. ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई कर दूंगी. और जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन वन अगेन. ओके, क्योंकि क्लास अच्छी खासी वो थोड़ी लंबी चली है और कुछ ज्यादा ही टेक्निकल थी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि दे आर इन अ पोजीशन टू एब्जॉर्ब मोर समथिंग. सुनना है किसी को आंसर? सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा था. हेलो हेलो. हाँ मैम. यस मैम. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी सद्दाम खान. दैट इज द रीजन मैंने आपको बोला कि आई विल आंसर यू. ऐसा नहीं है. हेलो हेलो.